हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी प्री की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। और हम इसमें पर डे 10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं। और साथ ही इसके अंतर्गत वीक में 5 डे इसकी प्रोसेस रहेगी। और वीडियो है वो आपको इवनिंग में 8 PM पर अपलोड किया जाएगा। और इसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत डिटेल से सॉल्यूशन कराया जाएगा। और वीक में 5 डे ये वीडियो रहेगा आपके साथ। 5 डे हम आपको शेयर करेंगे। इट इज ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज इस पे ज्वाइन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ से। और हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो उसके थ्रू। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ से ईमेल आईडी है। यहाँ पर कोई भी आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज, टेलीग्राम मैसेज कुछ भी कर सकते हो। और ये जस्ट इट्स माई, ये मेरे बारे में है बेसिकली। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि सॉल्यूशन को आपने कई तरीके से देखा होगा, लेकिन पीवाई की बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। और इसलिए प्लीज इसको थोड़ा सीरियस लें और अच्छे से देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हमारे वीडियो को शेयर करें। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, यूपीएससी का क्वेश्चन तो 2023 का है, अभी तक 2023 के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है। इनका ट्रेंड एकदम अलग था। एक तो उन्होंने थोड़ा स्टेटमेंट चेंज किए, थोड़ा उन्होंने पैटर्न चेंज किया। देखो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता एग्जाम में कभी भी। एग्जाम में हमेशा पैटर्न चेंज हो सकता है, एग्जाम में कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप कभी भी किसी भी प्रकार कोई एग्जाम हो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैटर्न तो क्या है कि चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता। तो दैट्स व्हाई यू फोकस्ड ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा करना चाहिए हमें। पॉलिटी का ये क्वेश्चन है, देखो इन्हें बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, जो सिलेबस से डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। हालांकि ये आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज के टॉपिक से क्वेश्चन आया है। फंडामेंटल ड्यूटीज में जो पहला टॉपिक है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज की सुरक्षा करना वगैरह या उनका सम्मान करना, उसके एक क्वेश्चन वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो कहा गया, और बिल्कुल मिसलेनियस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बेस या कॉमन बेस पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे स्टेटमेंट वाले आते हैं, आपसे पूछा जाता है कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है, कथन, ऐसे स्टेटमेंट में आपको कोशिश करो कि अगर एक गलत मिल जाए तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। एक गलत मिल जाए, सबसे पहला इस पे काम करना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े इजी पड़ जाते हैं यदि आप उसको सॉल्व करें तो। जैसे इसमें देखो, सिंपल सा भारतीय, तो क्वेश्चन में सॉल्व करने में सबसे पहला काम करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो क्या करें, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार, यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये स्टेटमेंटों पर विचार करना है। उसके बाद आपको इनमें से ये चुनना है कि कौन सा सही है। तो क्या कह रहा है, कथन फर्स्ट क्या कहता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मानक आकारों में एक 600 mm इंटू 600 mm बाई 400 mm है। यानी कि ये कह रहा है कि भारतीय जो ध्वज है उसका आकार का मानक है कि हम 600 बाई 400 mm रख सकते हैं। सेकंड है, झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात, यानी कि लेंथ एंड विड्थ का अनुपात 3:2 होना चाहिए। लेंथ एंड हाइट का जो अनुपात है, या हम कहते हैं इसको लेंथ एंड विड्थ का अनुपात है, वो 3:2 होना चाहिए। इसके बाद बोला उपरोक्त कथनों का संबंध बताओ कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या कर रहा है। कथन सेकंड है अगला, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है, कथन सेकंड कथन सही फर्स्ट की व्याख्या सही नहीं कर रहा। तीसरा, कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। चौथा, कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। ये ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी ने 2023 में बहुत ज्यादा पूछे। ऐसे पहले पूछता था, बीच में छोड़ दिए गए थे, 2 बार ऐसे क्वेश्चन दे दिए थे। और क्योंकि अदर क्वेश्चन जो आपके एलिमिनेशन वाले थे उनको हटा दिया गया था, इसकी वजह से थोड़ा बैलेंस करने के लिए इनको डाला था। बट दैट्स क्वेश्चन वेरी इजी, और ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस का है। देखो, बिल्कुल इस क्वेश्चन में आपको जरूर नहीं पढ़ने की। पहला स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारा कोई झंडा बड़ा हो सकता है, कोई झंडा बहुत बड़ा, कोई झंडा छोटा, कोई इससे छोटा। तो हमारे झंडे का कोई फिक्स लंबाई और चौड़ाई नहीं है कि भाई वो 600 mm का ही होगा, ऐसा नहीं है।
इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अनुपात सेम होना चाहिए। अगर उसकी चौड़ाई कितनी है, अगर उसकी ऊंचाई मतलब उसकी लंबाई अगर मान लो 3 है तो चौड़ाई 2 ही होगी। अनुपात उनका यही होगा 3:2। अब 3:2 तो 3000 mm और 2000 mm भी हो सकता है। 3:2 तो 3 से mm और 200 mm भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका कोई निर्धारक मानक नहीं है। और ये आप कॉमन सेंस देखो, कोई झंडा बड़ा हो सकता है, कोई झंडा छोटा हो सकता है, लेकिन झंडे की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात हो एकदम सही रहे, वो अनुपात 3:2 ही रहेगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। आप पहला स्टेटमेंट एकदम गलत, और जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत हुआ आप इसके आंसर तक पहुंच जाओगे। आंसर क्या होगा आपका? सॉरी, ये नहीं, ये डी। पहला गलत है, और जब पहला ही गलत हुआ तो आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच गए। लेकिन गलत सेकंड कथन सही है, बिल्कुल सही है सेकंड कथन, क्योंकि झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो सकता है, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई फिक्स नहीं हो सकती। अनुपात रेशियो हो सकता है, लेकिन उनकी ब्रेड्थ की जो मानक है वो नहीं हो सकता। इसलिए आपका आंसर है डी। इसी प्रकार का क्वेश्चन 2023 में ये पूछा गया था। देखो 2023 का पेपर मैं मानता हूँ, जो हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे, काफी टफ लगा था, बहुत टफ था, क्योंकि हमारा माइंड सेट उस तरीके से प्रिपेयर नहीं था। इस बार 2024 की एग्जाम के लिए आप अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करो बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए, कि कुछ भी हो सकता है एग्जाम हॉल में जाके, तो घबराना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 2023 से भी खराब पेपर आ सकता है। हो सकता है इस बार क्वेश्चनों के स्टैंडर्ड मतलब इन्होंने पैटर्न इस तरीके से रखा, अगली बार उसको और उल्टा कर दो। इसलिए तो अब देखते हैं संविधान दिवस के बारे में। आप सभी जानते हैं संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमें संविधान को स्वीकार किया गया था और संविधान के कुछ भाग लागू हुए थे, है ना? लेकिन पूरा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। क्योंकि इस दिन 26 जनवरी को इसलिए क्योंकि इसको एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाना चाहते थे, क्योंकि 26 जनवरी 1931 को रावी नदी के तट पर भारत का झंडा फहराया गया था। और 26 जनवरी 1930 की बात है, और 26 जनवरी को एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था। तो उसकी महत्ता को समझते हुए हमें 26 जनवरी को एक राष्ट्रीय दिवस मनाना था। इसलिए 26 नवंबर की बजाय हमने संविधान को 26 जनवरी को लागू किया था। लेकिन संविधान का जो संविधान सभा है उसने स्वीकार किया गया था उसको 26 नवंबर 1949 को। और ये बात आपकी कहां लिखी हुई है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में अगर देखोगे तो अंतिम लाइन नहीं लिखी हुई कि 26 नवंबर 1949 को आज हम सभी इसको क्या करते हैं? कन्फेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, है ना? तो उस दिन संविधान सभा के द्वारा उसको स्वीकार किया गया। चलो, इसलिए इसको संविधान दिवस के रूप में माना जाता है। दैट इज नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि नागरिक संविधान के बारे में जाने, पहचाने, इसलिए इसको मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए स्टेटमेंट एक एकदम गलत है। करेक्ट है सेकंड। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की और अम्बेडकर ने भारत के मसौदा को संविधान तैयार किया। ये गलत बात है। 26 नवंबर 1949 को मसौदा समिति की स्थापना नहीं, बल्कि संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है एकदम, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है? गलत है। और दैट्स व्हाई आप डायरेक्टली आंसर पर पहुंच जाओगे। दूसरा स्टेटमेंट गलत, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस आप सभी जानते हैं 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट में सी आ जाएगा, इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन आपकी पॉलिटी में क्वेश्चन बेसिक से पूछने के साथ साथ 2023 में एक काम और किया इन्होंने क्वेश्चन आपकी बेसिकली पूछे गए थे कहां से? सोशल जस्टिस के। सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। जननी सुरक्षा योजना कोई करंट का क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत पुरानी योजना है।
लेकिन चूंकि इसका कुछ पॉइंट करंट भी चल रहे थे इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। जननी सुरक्षा योजना क्या है? जननी सुरक्षा योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, केंद्रीय योजना है, यथार्थ इसको केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई मात्र गर्भवती महिला और जो नवजात मृत्यु दर है उसको कम करना और गरीब महिलाओं को बीच में संस्थागत प्रसव कराया जाए। यानी कि जो गांवों में पहले गलत मतलब अवैज्ञानिक तरीके से जो प्रसव होता था उसके दौरान कई महिलाओं की मौत हो जाती थी, तो उसको हॉस्पिटलाइज करवाया जाए ताकि हॉस्पिटल में बहुत केयर के साथ उसका हॉस्पिटल या नर्स या हमारे कह सकते हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स इनमें उसका प्रसव हो ताकि उसकी सुरक्षा पर ध्यान रखा जाए। उस उद्देश्य से ये योजना चलाई गई थी। इसमें उनको पैसे भी दिए जाते हैं, थोड़ा सा 1,500 रुपये जो भी उनका प्रेग्नेंट के 6 महीने प्रेगनेंसी के 6 महीने होने के बाद और बच्चे होने के 6 महीने तक को उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपने पोषण पे ध्यान रखे। तो ये स्कीम है, ठीक है। बेसिक इसके स्कीम का ये जानकारी। तो जननी सुरक्षा योजना के बारे में देखते हैं। आपसे पूछा गया कितने कथन सही है, यहाँ एलिमिनेशन पार्ट एकदम डिलीट था, यानी कि आपको इन चारों के बारे में जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे। अब चारों के बारे में जानकारी करना बस की बात तो है नहीं किसी की, इतनी आसानी से तो नहीं पाएंगे। तो देखिए, कंसिडर द स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। क्या कह रहा है? इट इज ए सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, एकदम गलत है। ये किसका है? केंद्र सरकार का। किसका है? केंद्र सरकार का। दूसरा, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के मातृ व नवजात मृत्यु दर को कम करना, बिल्कुल एकदम स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य ये कि भाई गर्भवती महिलाएं उनकी मृत्यु दर कम हो और नवजात जो मृत्यु दर होती है वो भी कम हो बच्चों की। गरीब महिलाओं को संस्था का प्रसव करवाया जाए, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, इसका उद्देश्य 1 वर्ष के भीतर बीमार शिशुओं को शारीरिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, ये नहीं, ये इसके उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये, इसलिए ये गलत है और ये गलत है। आपके दो स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका आंसर हो गया केवल 2। देख लो आप, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पॉलिटिक्स से नहीं थे, ये सोशल जस्टिस के क्वेश्चन थे, स्कीम्स के क्वेश्चन थे। और ये स्कीम ऐसा नहीं कि बिल्कुल करंट हो, कुछ स्कीम्स पुरानी भी है। तो आपको थोड़ी महत्वपूर्ण पुरानी स्कीम्स या वो कोई करंट का टॉपिक चल रहा है उस स्कीम से जुड़ा हुआ, तो उस स्कीम को थोड़ा सा देख लेना है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। एनामिन मुक्त भारत रणनीति, ये भारत सरकार के द्वारा, एनामिन एक तरह से एक बीमारी, मतलब मुख्य रूप से एक बीमारी होती है विशेषकर लोहे की कमी, मतलब आयरन हमारी बॉडी में कम होता है, तब बच्चों में, खुद से गर्भवती महिलाओं में होती है रक्त की कमी से। तो एनामिन रणनीति के तहत अगर मैं बात करूं, सदन निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो एनामिन, अगर मैं बात करूं एनामिन मुक्त भारत, तो एनामिन मुक्त भारत रणनीति के तहत अगर बात करें, ये प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोगी निरोधी कैल्शियम अनुपूरण का प्रदान करना है। गलत बात है, कैल्शियम नहीं बल्कि आयरन। क्या करती है? आयरन अनुपूरण। क्या करती है? आयरन अनुपूरण। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपको क्या हो गया? गलत। आयरन अनुपूरण का ये काम करती है, आयरन अनुपूरण। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपको क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है ना? ये आयरन अनुपूरण का काम करती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपको क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। सेकंड, यह है बच्चों के जन्म के समय देरी से कार्ड क्लैपिंग के में से एक अभियान, कार्ड क्लैपिंग, कि भाई बच्चों को ध्यान रखा जाए, ये सारी चीजें देखी जाए, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। यह बच्चों और किशोरों के समय समय पर कृमि मुक्त प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात। कृमि जो बच्चों के, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके आप देखते हैं छोटे छोटे जीव से उनके बॉडी जो हो जाते हैं, उनकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कत आती है। या मलेरिया, हीमोग्लोबिनपैथी, क्लोरेंस पर विशेष ध्यान देने के लिए स्थानीय इलाकों एनीमिया के गैर पोषण संबंधी कारणों से होता है। तो ये भी स्टेटमेंट इसका सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका आंसर होगा इसमें ये। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डायरेक्टली कैल्शियम नहीं, क्योंकि आयरन का वाले बीमार है तो इसलिए आयरन गोली से होगा ये, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका सी। अगला स्टेटमेंट देखो, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन देखो डायरेक्टली पॉलिटी से नहीं जुड़े हुए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके सोशल जस्टिस से संबंधित। तो सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे, कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत के हेल्थ सेक्टर से, कथन और कथन सेकंड, भारत की सारे क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की मुख्य रूप से सीमित निवारक और प्रोत्साहन पुनर्वास देखभाल के साथ उपचारात्मक देखभाल पर कम। यानी कहा गया कि भारत का जो हेल्थ सेक्टर है, इंडिया पब्लिक हेल्थ सेक्टर केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर,
विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो प्रिवेंटिव मेजरमेंट पे ध्यान ना दे करके, मतलब प्रिवेंटिव मेजर है कि लोगों को बीमारी ना हो ऐसे तरीकों पे ध्यान ना दे करके ज्यादातर फोकस है इलाज करने, बीमार होने के बाद इलाज करने, ये कह रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि भारत का भी प्रिवेंटिव मेजर पे अब धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। जैसे लाइफ आई अभियान आया जिसमें लोगों की जीवन शैली को हम सुधार रहे हैं, तो अभी स्टार्ट किया है, अभी तक है नहीं। योगा आया, अभी स्टार्ट किया। तो प्रिवेंटिव मेजर पे ज्यादा फोकस नहीं था हमारा, क्यूरेटिव मेजर पे ही था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, स्वास्थ्य देखभाल वितरण के लिए भारत के विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के तहत राज्य मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। ये अगर मैं बात बोलूं तो ये बात तो सही है कि राज्य जिम्मेदार तो है, ये बात तो सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है आपका कि भारत में जो हेल्थ सेक्टर है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट भागीदार है, राज्य का वो मुख्य सब्जेक्ट होता है, इसलिए बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन कथन 2 कथन फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि जो भारत है क्यूरेटिव, अगर हम बात करें, कथन फर्स्ट क्या कह रहा है कि भाई भारत है वो उपचारात्मक पे फोकस है ओनली, वो केवल वो प्रिवेंटिव पे नहीं है। इसका कारण ये नहीं है कि राज्य केंद्रित है, बल्कि इसका कारण है कि हमारे पास संसाधन सीमित है, हम सीमित इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये कारण। इसलिए ये ढंग से इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा, दैट्स वाई गलत। ये इसकी व्याख्या नहीं करेगा, इसलिए स्टेटमेंट ये होगा। कथन और फर्स्ट कथन सेकंड सही है, लेकिन कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि इसके और कारण है। ये कारण नहीं है कि ये केवल राज्यों की भूमिका इसलिए ये ऐसा हो रहा है। कारण यह है कि इसमें संसाधन सीमित होते हैं, कारण यह है कि इसमें हमारे पास निवेश सीमित होता है, इसलिए हम प्रिवेंटिव मेजर पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाए। तो इसका स्टेटमेंट आपका बी सही, मतलब इसमें करेक्ट आंसर आपका बी। ऐसे इस क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत पूछे 2023 में, और ये ज्यादा टफ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमें थोड़ा अजीब पड़ जाते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, छठा। भारत का राष्ट्रपति आपको पता है कि 2022 में आपको पता है इलेक्शन हुई, और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आना बिल्कुल जायज बनता है। जब किसी राज्य विधानसभा, इस बार राज्य विधानसभाओं के क्वेश्चन, लोकसभा के क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये चुनाव थे, तो आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ें। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों को चाहिए। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभाओं के लिए पात्र नामांकित सदस्य भी निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, एकदम गलत। नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के वोटिंग में भाग नहीं लेते, इलेक्टेड मेंबर ही राष्ट्रपति के वोटिंग में भाग लेते हैं, ध्यान रखना। इसलिए पहला स्टेटमेंट एकदम गलत, ठीक है। दूसरा, निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या जितनी अधिक होगी उस राज्य के प्रत्येक विधेयक के वोट का मूल्य उतना ही अधिक होगा, ध्यान रखना। विधानसभा की सीटों की तुलना, सीटों मतलब राज्य, किसी भी राज्य, आप सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है कि विधायक मत बराबर क्या होता है, जनसंख्या और बटे विधायक। ये क्या, विधायक मत मूल्य है, ठीक है। अब आप बताओ, इसमें देखो सिंपल सा कि अगर निर्वाचित विधानसभा की सीटों की संख्या, मान लो किसी की जनसंख्या 1000 और उसकी सीट थी पहले 20, अब उसकी संख्या, उसकी जनसंख्या 1000, अब उसकी संख्या होगी 25, तो यहाँ 20 का कितना निकलेगा आपको पता है, यहाँ 50 निकलेगा, यहाँ कितना निकलेगा, उसका मतलब 40। तो क्या करें, निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या जितनी अधिक होगी राज्यों के प्रत्येक विधेयक का मतमूल उतना ही अधिक होगा, गलत। क्योंकि जितनी ज्यादा विधायकों की सीट होगी उतना ही कम उसका विधायक मूल्य। ये विधायक मूल्य है वो जनसंख्या पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ज्यादा विधायक मूल्य होगा, इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। तीसरा, मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य केरल से, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया 11th क्लास के से। मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक मत मूल्य, आप सभी जानते हैं कि सभी सांसदों के विधायक मत मूल्य बराबर होते हैं, लेकिन विधायकों के मत मूल्य अलग अलग होते हैं, एमपी यूपी, क्योंकि जनसंख्या पे डिपेंड करते हैं। अब एमपी की जनसंख्या अलग है, केरल की जनसंख्या अधिक है, इसलिए इन पे डिपेंड करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक के वोट मूल्य केरल से अधिक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एमपी का वोट मूल्य लगभग लगभग मैं बताऊं 152 के समथिंग है। एमपी का जो वोट वैल्यू है वो लगभग लगभग 152 से संबंधित है। एमपी का है एक, सॉरी एमपी का, सॉरी एक मिनट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि एमपी का है 131 और इसका है 152, इसलिए तीसरा भी गलत, ठीक है। चौथा, पुदुचेरी के प्रत्येक विधायक का वर्तमान अरुणाचल से अधिक है, सही बात है,
पुदुचेरी का है 16 और अरुणाचल प्रदेश का है 8। और क्यों है? क्योंकि पुदुचेरी की जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश की तुलना में ज्यादा है। तो चौथा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसलिए आपका आंसर होगा केवल एक। केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 गलत है। ठीक है, अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी 2023 का क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाना केंद्र का कर्तव्य है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 355 में ये बात लिखी हुई है कि राज्य, केंद्र सरकार का दायित्व है कि राज्यों को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से बचाना, ये केंद्र सरकार का दायित्व है। आर्टिकल 355 में बात लिखी हुई है, इसलिए आपका स्टेटमेंट सही है। तीसरा, भारत का संविधान राज्यों के निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को कानूनी सलाह से प्रदान करने में छूट देता है। बिल्कुल कानूनी सलाह प्रदान करने में छूट देता है, क्योंकि ये आर्टिकल 22 में लिखी गई है। आर्टिकल 22 के 3 में कि जो व्यक्ति, जैसे नॉर्मल व्यक्ति को तो आप कानूनी सलाह करने का अधिकार देंगे, लेकिन जो व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है उसको शुरू में आप कानूनी सलाह प्रदान करने से छूट दे सकते हो, उसको मुख्य रूप से उससे मना कर सकते हो, भाई आपको नहीं दी जाएगी। तो वो सारी चीजें इसमें लिखी गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तीसरा, चौथा का अगला स्टेटमेंट है, आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष आरोपी का कबूलनामा सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट गलत है। कबूलनामा स्टेटमेंट, कबूलनामा है पुलिस के समक्ष आरोपी का जो कबूलनामा है, जिसे आरोपी ने साबित कर लिया भाई मैंने अपराध किया है, ये कबूलनामा स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है कि ये कबूलनामा सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस के माध्यम से ही ले, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस इसको ले, ऐसे नहीं कोई भी पुलिस का अधिकारी ले। एसपी रैंक का अधिकारी जब व्यक्ति से ये स्टेटमेंट लेगा तब ही इसको कोर्ट में स्वीकार किया जा सकता है। सैक्स अधिनियम 2000, सैक्स अधिनियम 1924 के अंतर्गत और इस 2002 के धारा के अंतर्गत ये बात बोली गई है। अदरवाइज जनरली पुलिस के द्वारा लिए गए स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं किया जाता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन स्वीकार किया जाता है, जब पुलिस अधीक्षक की निगरानी में अगर ये स्टेटमेंट लिए जाए तो। इसलिए आपका ध्यान रखना, अगर एक्यूज्ड एसपी के समक्ष अगर अपना वो स्वीकार करता है, कन्फेशन करता है, तो डेफिनेटली उसको माना जाएगा। लेकिन अन्य पुलिस वाले या बिलो रैंक ऑफ एसपी करेगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग, तो केवल 2 ही आपके आंसर बी। अगला है निम्नलिखित, देखो अब ये आपके पूछे गए टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित, क्योंकि आपका 15वां वित्त आयोग आया है, उसकी रिपोर्ट चली थी, इसलिए करंट में रहा। फाइनेंशियल कमीशन आप सभी जानते हैं 15वां वित्त आयोग आया था, ये 2021 से लेकर के 2025 तक 26 तक चलेगा। और इसके द्वारा आपको सभी जानते हैं हर दो आर्टिकल 280 के अंतर्गत हर बार राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल में वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और ये 4 सदस्य होते हैं इसके, ठीक है। और इसके द्वारा फिर पहला काम किया जाता है करों का विभाजन। अब करों का विभाजन 2 तरीके से होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं हम क्या, हॉरिजेंटल, नहीं एक वर्टिकल, वर्टिकल एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है केंद्र व राज्य, और हॉरिजेंटल का मतलब है राज्य राज्यों के बीच में, जैसे तमिलनाडु को कितना मिलेगा, एमपी को कितना मिलेगा, किस बेस पे मिलेगा। तो उसके लिए 15 जो फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए थे। उन पैरामीटरों में कौन कौन से पैरामीटर है वो आपको एक बार बता देते हैं। एक है जनसंख्या, एक है जनसंख्या प्रदर्शन, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, ठीक है। एक है वन, चौथा है कर, राजकोषीय प्रयास, इसके अलावा राजकार्य हो गया, राजकोषीय प्रयास हो गए। इसके बाद आ गया आपका इनकम डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कुछ आयाम है जो डिसाइड किए गए थे, इसके आधार पर चेक करते हैं। आय दूरी ये हो गया ना। जब इसने पूछा गया कि क्षैतिज हस्तांतरण के लिए 15 वित्त आयोग ने जनसंख्या जनसंख्या क्षेत्र और आय दूरी के अलावा कितने मापदंडों को दिया गया, तो टोटल 6 मापदंडों को दिया गया। 2 मापदंड तो इसने खुद क्वेश्चन में ले लिए, 1 और 2। अब आपको 4 और ढूंढने हैं, तो कौन कौन से हो। तो जनसांख्यिक प्रदर्शन ये है, वन ये है, शासन सुधार ये नहीं है, स्थिर सरकार ये भी नहीं है, और कर ये है।
अर्थात आपका इसमें 3 सही है, दो तीसरा चौथा गलत है क्योंकि इनको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो आपका आंसर क्या होगा? केवल। अब 2022 तक 2023 के हमारे संपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 2022 पे आते हैं। पॉलिटी के 2023 के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2022 के क्वेश्चन करते हैं। पहला सिंपल क्वेश्चन था, भारत में निम्नलिखित में से कौन श्रमिकों को रोजगार देने कारखानों में औद्योगिक विवादों, बंदी, छटनी की पर जानकारी एकत्रित करता है? यानी कि इंडिया which one of the following compile information on industrial dispute, closure of retrenchment and layoff factories and employee worker? कौन करता है इसका कंपाइल? कौन करता है इंफॉर्मेशन को? तो इसको करता है भारत का श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो करता है। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये 2022 का क्वेश्चन। 2022 क्वेश्चन ऑब्वियसली पॉलिटी के बहुत इजी थे। ये भी 2022 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का ही, 9 नहीं 10। यदि किसी क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है तो निम्नलिखित में, आप सभी जानते हैं हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची मुख्य रूप से शेड्यूल एरिया के लिए, ठीक है ना? तो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत लाया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है? इसमें आदिवासी लोगों को भूमि का, गैर आदिवासी लोगों को भूमि हस्तांतरण रोका जा सकेगा। इसमें उस क्षेत्र के एक स्थानीय निकाय का निर्माण किया जाएगा, वह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे क्षेत्र वाले राज्य को विशेष श्रेणी राज्य घोषित किया जाएगा। तो बिल्कुल गलत है, वह विशेष श्रेणी वाला राज्य घोषित नहीं करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश नहीं बन पाएगा, जरूरी नहीं है भाई। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए हमें जरूरी नहीं कि वो शेड्यूल एरिया हो, ये बात तो सही नहीं। फिर स्थानीय स्वशासी तो हर राज्य में है, तो ये भी सही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, किसी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया में घोषित कर दिया जाएगा, वो एरिया ट्राइबल्स के अतिरिक्त उसकी जनसंख्या, मतलब उसकी जो है आपकी क्या, जो उसकी लैंड है वो नॉन ट्राइबल को माइग्रेट नहीं की जा सकती। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही थी पहले कि भाई जो ट्राइबल एरिया है, बाहर के लोग जाते थे ट्राइबल एरिया में बसते थे, उनको पैसे वैसे उनको खिलाए और वो जमीन अपने नाम पे कर लेते थे। इसलिए उसको रोकने के लिए शेड्यूल्ड एरिया में रेस्ट्रिक्शन किया गया था कि शेड्यूल्ड एरिया की लैंड नॉन ट्राइबल एरिया को कभी भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। दैट्स वाई का आंसर ये बिल्कुल करेक्ट, ये आंसर इसमें करेक्ट। इस तरीके से दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छे से चीजें की जा रही है इसमें। और इसमें काफी, ये पहले के हमारे बैच चल रहे हैं, सीसीएल बैच चल रहा है, एनसीईआरटी बैच चल रहा है, यू कैन ज्वाइन दिस। और प्री रिवीजन बैच भी अभी स्टार्ट हुआ है, उसको भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। 20 तारीख से प्री रिवीजन बैच होगा, उसमें एकदम प्री क्रैश कोर्स टाइप में इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कशन की जाएंगी, ताकि उसमें आपका रिवीजन हो जाए और आपको एक बेसिक समझ जाए। तो इसी के साथ आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।